बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अलीमा खान के बेटे के केस में जो जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है, तहरीरी हुक्मनामा बड़ा दिलचस्प है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बेंच का एक बड़ा फैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदालत कहती है ये FIR नंबर है 96/2023। ये जो जिना हाउस केस है उसकी FIR का नंबर है 96/23, साल 2023 है, और जो नंबर है वो 96 तो ये जिना हाउस केस है 96/2023। उसमें शाहरेज़ अज़ीम ख़ान को पकड़ा गया था कल, और दूसरे बेटे का अभी तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मगरिब के बाद, इस वक्त तक नहीं मालूम वो कहाँ है, चूँकि DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कहा है कि हमने उनको नहीं पकड़ा। तो वो कहाँ है, किसकी कस्टडी में, अभी तक कुछ मालूम नहीं है, PTI को भी कुछ मालूम नहीं है। अदालत कहती है कि जी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, मलिक आसिफ निस्वाना जो सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो और बाकी दीगर वकला पेश हुए, जबकि तफ्तीशी अफसरान और जो सीनियर जो हैं आपके प्रोसिक्यूटर वगैरह वो पेश हुए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज़ मेड रिटन रिक्वेस्ट सीकिंग 30 days 30 दिन का फिजिकल रिमांड of accused Shahreज़ अज़ीम खान on the ground that he was nominated in the case by the complainant through supplementary statement dated 23/9/2023। मुकदमा दर्ज होता है 9-10 मई 2023 को। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी जाती है 23 सितंबर 2023 को, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 4 महीनों के बाद ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी जाती है, और उसमें शाहरेज़ को नामज़द किया जाता है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमने बार बार इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को पढ़ा है, हमने आज तक शाहरेज़ का नाम नहीं पढ़ा था, अगर पढ़ा होता तो हम ज़मानतें क्यों ना लेते। During the course of rebuttal arguments, learned counsel appearing on behalf of accused agitated that nomination of the present accused was not earlier in their knowledge, and they requested for providing copy of supplementary statement of the complaint. Dr. Javed Asif, DSP legal, present in the court, provided copy of supplementary statement of the complaint. Learned defense counsel submitted that this court has already discharged the accused persons in the instant case wide order dated 11 December 2024 and 22 November 2024. Copies of said orders were also produced by the learned counsel, and they demanded discharge of present accused। कि अदालत उसी जज मंजर अली गिल की जो अदालत के फ़ैसले हैं, एक नवंबर 2024 का और एक दिसंबर 2024 का, वो जज साहब के सामने रखे कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर बाद में जब उनको नामजद किया जाता है या गिरफ्तारी या अमल में लाई जाती है, तो आप खुद डिस्चार्ज कर चुके हैं मुल्ज़मान को, तो ये तो 27 महीनों के बाद गिरफ्तारी है, तो आप इनको भी डिस्चार्ज करें। अदालत कहती है कि मुझसे डिमांड की गई, मुतालबा किया गया डिस्चार्ज करने का। अदालत कहती है मैंने आर्गूमेंट सुने, रिकॉर्ड पेरूज्ड, रिकॉर्ड मैंने देखा। The complete record of instant case was also produced before this court, which was minutely gone through, and it was found that supplementary statement of the complainant dated 23/9/2023 is available on record, through which the complainant nominated 44 accused persons, जिसमें जो 23 सितंबर 2023 को सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी मुदई ने, जो ततीमा बयान बाद में दिया गया और नामजद किया गया मुल्ज़मान को, 44 थे, उसमें यह भी था। The name of present accused is mentioned at serial number 37 of said supplementary statement, so it means that present accused was already nominated in this case, but he was arrested yesterday। अच्छा, ये अदालत पूछती है कि आपने सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया, और उसके बाद भी आप तकरीबन अब सितंबर आने वाला है ना अगला 2025 का, सितंबर 23, सितंबर 24 और सितंबर 25, फिर भी 2 साल बाद आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इस दौरान आपने कोई उनको नोटिस भेजा कि शामिल तफ्तीश हूँ, कोई वारंट जारी किया, कोई इश्तिहारी करार दिया, कोई कार्रवाई की है? कुछ भी नहीं है। अदालत कहती है कि जी वो सीरियल नंबर 37 में था, सो इट मीन्स दैट प्रेजेंट अक्यूज वाज ऑलरेडी नॉमिनेटेड। द ओनली मैकेनिज्म इन द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस टू डिक्लेयर एनी अक्यूज बीइंग रियल कल्प्रिट और इनोसेंट is the process of impartial investigation. During the course of arguments, learned defense counsel contended that on the day of occurrence 9/5/2023 the present accused is not present at Lahore and same plea can be proved। और साथ उन्होंने कहा जी कि जो मुल्ज़मान के वकला हैं, उन्होंने कहा कि अदालत के सामने
प्ली ऑफ एलिबाई, जिसको मैंने आपको कहा था जो कानून शहादत का आर्टिकल 24 है उसके मुताबिक कहा गया कि प्ली ऑफ एलिबाई ली कि वो उस दिन प्लेस ऑफ अकरेंस पे उस शहर में मौजूद ही नहीं था, वो चित्राल में थे। अदालत कहती है कि जो इनका ये मौक़िफ़ है ये भी तो भी साबित होना है ना। Without going on into the deeper merits of the case, this court is of the view that accused could only produce any such evidence in this favor to prove his innocence to the investigating officer during the course of investigation. The purpose of investigation is to fetch the real culprit. Investigation officer is duty bound to examine the record defense so produced by the accused during the course of investigation. It is not a case of mere suspicion. Rather, the accused was nominated through supplementary statement. The legality and veracity of supplementary statement could only be determined during the trial. पहली बात तो ये है कि वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दुरुस्त थी या गलत है, ये तो ट्रायल में देखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो इनका मौक़िफ़ है वो देखा जाएगा। अब जब मुलज़िम आपकी कस्टडी में आ गया, आपने 8 दिन को उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया, तो मुलज़िम कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा? उसको तो मौका ही नहीं मिलना। वो कौन सा जाके एविडेंस लेके आएगा, या आप उनकी फैमिली को अलाउ करेंगे कि वो आके एविडेंस दे? मौक़िफ़ तो वही होगा जो पुलिस लिखेगी। अदालत कहती है कि जी चूँकि मैं मेरिट्स के केस के ऊपर नहीं जा रहे, अगर इनकी बेगुनाही भी होनी है ना, तो बेगुनाही के लिए भी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए मुलज़िम को उनके हैंड ओवर करना ज़रूरी है। इस वजह से 8 दिन का रिमांड दिया जाता है। जज साहब खुद कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये मौके पे मौजूद नहीं थे, ये किसी और सिटी में थे, लेकिन ये चीज़ें भी तो साबित करने के लिए आपको, अब वो कैसे साबित होती हैं जब वो अपना चित्राल का पूरे डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे, और फिर इसके लिए 2 दिन काफ़ी हैं। अदालत उनकी जियो फेंसिंग करवा सकती थी। अदालत ने 8 दिन का रिमांड दिया। सो फार एज द केस ऑफ अदर अक्यूज्ड पर्सन्स हु हैव बीन अर्लियर डिस्चार्ज बाय द कोर्ट इन दिस केस इज कंसर्न्ड, सेम अक्यूज्ड वर डिस्चार्ज बाय दिस कोर्ट ऑन 22/11 एंड 11/12 as they were arrested being suspect under section 54 CRPC. So the case of present accused is not at par with the case of that accused who have been earlier discharged. कि जो वो गिरफ्तार हुए थे वो सेक्शन 54 के तहत मशकूक थे, मशकूक होने की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद नहीं थे। ये लोग नामजद थे और इस वजह से इस मुलज़िम का केस बाकी मुलज़मान से अलग है। However, the request of investigation officer for the grant of 30 days physical remand stands turned down, and the custody of present accused Shahrez Azim Khan, son of Suhail Amir Khan, is handed over to the investigating officer for the purpose of fair and impartial investigation for 8 days. Accused shall now to produce before this court on 30 अगस्त 2025। अदालत ने 8 दिन का रिमांड दे दिया और ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। इस तहरीरी हुक्मनामा की बुनियाद पर मुलज़िम की 8 दिन की रिमांड दे दिया है और पुलिस कस्टडी में दे दिया है। 27 महीने हो गए हैं अकरेंस को और 2 साल होने वाले हैं FIR में नामजद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए। और अदालत ने पूछना था कि आपने इतनी देर से क्यों गिरफ़्तार किया, आपने गिरफ़्तारी के लिए कोशिश क्या की, आपने उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए अब तक कोशिश क्या की। डिले क्रिमिनल लॉ में एक दिन का जो डिले है अदालतों में, उसको साबित करना पड़ता है या उसकी आपको वजाहत देनी पड़ती है, सॉलिड रीज़न देनी पड़ती है। अगर आपने कोई आम रीज़न दी है या आप सॉलिड रीज़न देने में नाकाम हुए तो सिर्फ डिले जो है वो क्रिमिनल जो आपकी पूरी प्रोसीडिंग है उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ अदालत की जानिब से 8 दिन का रिमांड दे दिया गया, ये एक पेशरफ सामने आई है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस था, 2015 में मुलज़िम को सज़ा दी जाती है, 3 साल की सज़ा थी। आज है जी 2025, 10 साल के बाद ये अपील लगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 साल की सज़ा वो भुगत चुका। भुगत कैसे चुका कि वो उसकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हो गई थी और कुछ अरसा उसने जेल गुजारा, कुछ सस्पेंड हो गई। लेकिन सज़ा कलदम ना हो तो वो सरकारी मुलाजिम था या वो ठेकेदार था, उसका फिर आगे वो नाअहल था, वो कोई ठेका नहीं ले सकता, वो कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकता, वो कोई कंपनी नहीं रजिस्टर करवा सकता। तो ये सिर्फ ये नहीं होता जो ये बात की जा रही है कि आज अदालत ने सज़ा मुकम्मल होने के बाद उनको, अब अगर वो 3 साल की सज़ा मुकम्मल भी कर लेता तो वो सज़ा याफ्ता ही रहता ना, उसका स्टेटस तो सज़ा याफ्ता था। वो ये तो नहीं था कि 3 साल की सज़ा मुकम्मल होने के बाद उसका वो स्टेटस ख़त्म हो गया, बल्कि उसके लिए हर जगह जो रुकावटें थीं इस स्टेटस की वजह से वो तो बरकरार रहनी थी। यही वजह है कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है और नैब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर शदीद सवालात खड़े किए हैं। 2015 में नैब केस में अपनी सज़ा भुगत जाने वाले मुलज़िम को इल्ज़ामात से बरी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरदार हुसैन की बरीयत का तफसीली फ़ैसला आज जारी किया है। सरदार हुसैन को पाकिस्तान टोबैको बोर्ड, जो टोबैको बोर्ड है, उसमें करप्शन पर 2015 में सज़ा सुनाई गई थी।
साबिक डिप्टी सेक्रेटरी, ये डिप्टी सेक्रेटरी था टोबैको बोर्ड का, साबिक डिप्टी सेक्रेटरी सरदार हुसैन को 3 साल कैद और 45 लाख जुर्माना था। सरदार हुसैन ने मेरिट पर बरीयत के लिए अपील दायर की थी। फैसले के मुताबिक सरदार हुसैन कैद भुगत कर रिहा हो चुके हैं। मुलजिम के खिलाफ करप्शन का केस बनता ही नहीं था। बोगस चेक्स बनाने का एतराफ़ कैशियर कर चुका है। वो अदालत ने आज डिक्लेयर किया है कि वो मुलजिम जो अपनी सज़ा भुगत चुका है, बेसिकली उसके खिलाफ करप्शन का कोई मुकदमा सिरे से बनता ही नहीं था। जैसे साइफर केस इमरान खान के खिलाफ ख़त्म हुआ कि साइफर का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा बनता ही नहीं था। इसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ जो तोशा खाना का केस है, जिसमें वो तोशा खाना का केस जो पहली तारीख पर सज़ा मुअत्तल हो गई थी और नैब ने कहा कि उसको कलअदम करार दे के रिमांड कर दें, वो क्योंकि वो केस बनता ही नहीं था। यहाँ भी अदालत कहती है कि मुलजिम सरदार हुसैन कैद भुगत के रिहा हो चुके थे। हकीकत यह है कि उसके खिलाफ करप्शन का केस बनते ही नहीं था। बोगस चेक्स बनाने का एतराफ़ कैशियर कर चुका है। अदालती फैसले में कहा गया कि सरदार हुसैन के खिलाफ माली फ़वाद का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। सरदार हुसैन के किसी ख़ानदान में भी किसी पर माली फ़वाद लेने के शवाहिद नहीं है। फैसले के मुताबिक सरदार हुसैन को तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सज़ा के फैसले हैं उनको कलअदम करार दिया जाता है। सरदार हुसैन ने 2018 से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। बरीयत का फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस इरफान सादत ने तहरीर किया। बेंच जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का था। फैसला तहरीर करने वाले जस्टिस इरफान सादत थे। 2018 में अपीलें दायर हुई थी। अगर 2018 में अपीलें सुन ली जाती तो आज उसको वो कम से कम कोई और नौकरी कर सकता था, कोई और ओहदा ले सकता था। उसकी अब आज उसकी रिहाई के बाद अब उसकी जो पेंशन है, मराहत हैं, वो तो सारी बहाल हो जाएंगी ना। उसका जो स्टेटस था सज़ा याफ्ता का वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ ये कह देना जी कि अब जब वो सज़ा भुगत चुका है तो वो सज़ा भी ऐसे लोगों की क्या सज़ा होती है जब वो अपनी सज़ा, और ये 3 साल की सज़ा है, 1.5 साल में वो पूरी कर सकता है, लेकिन चूँकि सज़ा मुअत्तल हो जाती है ना, सज़ा मुअत्तल हो गई और फिर उसके बाद वो बाहर रहे, कुछ अरसा सज़ा उन्होंने भुगत ली, लेकिन असल चीज़ थी उनका स्टेटस, वो स्टेटस ख़त्म किया और फिर पूरी चार्जशीट नैब की प्रोसिक्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और फिर जो अदालती निज़ाम है 2018 से 7 साल लग गए क्रिमिनल केस में। क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो ज़ेर इल्तवा रही और वो समाअत के लिए मुकर्रर ही ना हुई। ये आज अदालत की जानिब से जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच की जानिब से एक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फ़ैसला जारी करते हुए सज़ा का फ़ैसला जो ट्रायल कोर्ट का था, नैब कोर्ट का था, उसको भी कलअदम करार दिया। हाई कोर्ट ने वो सज़ा का फैसला बरकरार रखा था, हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार दे दिया और अदालत ने मुलजिम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया सज़ा भुगतने के बाद। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरीके से इंसाफ का जो है वो निज़ाम है वो जारी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।